हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अभिव्यक्ति आईएएस प्लेटफॉर्म पर, यानी अभिव्यक्ति आईएएस लर्निंग ऐप पर। प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सरिता, क्या नाम है भाई? सरिता। अब मैं बेटा आपका पढ़ी सरिता जटा वे, कुछ अपना जटावल ऐसा कुछ आपका। आप कह रही कि आज आप मेरी पहली किसी लाइव क्लास में, आपका स्वागत है। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम मेरी क्लास में, आप सबका दिल से स्वागत है। बट मेरा स्वागत थोड़ा सख्ती के साथ होता है। सख्ती यही है कि जब मेरे प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो आपको स्वयं अपने अंदर मेहनत करने की क्षमता विकसित करनी, क्योंकि मैंने हमेशा एक ही बात पर विश्वास किया है। टीचर और गुरु का मतलब 50% मेरा, 50% आपका। अगर आप ये सोचते हैं कि केवल 100% टीचर करेगा, तो आप कोचिंग संस्थाओं में जैसा सिस्टम चल रहा है कि सुबह से शाम क्लासेस हो रही, उसके बाद भी रिजल्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो रीजन क्या है आपको पता है कि यानी हम किसी पर डिपेंड हो गए। आपको किसी पर डिपेंड नहीं होना। जो इधर से दिया जाए उसके बेस पर आपको उतनी ही मेहनत स्वयं भी करनी। ठीक है? तो ये जो नए बच्चे हैं, ये एक सख्त संदेश मेरा सबके लिए रहता है, क्योंकि जब तक हम खुद काम नहीं करेंगे तो आपको पका पकाया कितना भी दिया जाएगा, आपको उसका कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। और अगर आप प्रीलिम्स लगातार फेल कर रहे होंगे तो आपको यह महसूस भी हुआ होगा, यार यही सबसे बड़ा रीजन है कि खुद कुछ काम जो संस्थाएं दे रही हैं हम उसी पर अपने आप को फोकस किए हुए। ठीक है? तो अंशिका मिश्रा, ये भी बहुत से बच्चे। परवेज कह रहे हैं मुझे ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर। ठीक है बेटा, तो अभी हम लोग इन सब विषयों पर बात करेंगे। एक बार जितने भी बच्चे आ गए हैं सबका एक बार नाम ले लिया जाए। सारे बच्चों का एक बार, काफी काफी बच्चे हो गए। कीर्ति पटेल, अनुज कुमार रावत, रूपांजलि पाल, राजपूत आरती सिंह, सूरज राज, नगमा हुडा, आयुष पांडे, अंशिका मिश्रा, देवांशी, भोला दास, अनमोल कुमार, निशा, मनोज सिंह, जटा जट। अब बेटा मैं आपका नाम सरिता ही बोल पाऊंगा। सरिता, उसके साथ साथ विनीता, अनुज कुमार रावत, निशा, राधिका, सर्वेश, भोला दास, विनीता, प्रतिभा पांडे, निशा बैरवा और सोनू तिवारी, वर्षा मिश्रा, मनीष कुमार, अंजलि सिंह, दीप्ति, प्रियंका कुमारी, सरिता, कुलदीप रेवार, अंशिका मिश्रा, बबलू कुमार शर्मा। ठीक है? तथागत प्रसाद जी भी आ गए हैं, खुश रहिए। कल्पना, परवेज, परवेज आप हिंदी लिटरेचर ले सकते हैं बेटा, 10 तारीख से क्लास स्टार्ट है। मनीष कुमार बिल्कुल एकदम न्यू। मनीष कुमार कह रहे हैं कि सर मेरी पहली क्लास है मेरे गुरुजी, मतलब आप इसका मतलब दिल से जुड़े हैं। कोई बात नहीं, फिर जो दिल से जुड़ा उसको सोचने की जरूरत नहीं, यहाँ आ गए हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, आईएएस की भी पीसीएस की भी, चिंता नहीं करनी। फिर इसके बाद अंशिका मिश्रा, विनीता, अच्छा वंदना कुमारी और फूलमती, नगमा हुटा, शुभम केलवा, जिनका नाम है निवृत्ति, पूजा शर्मा, मंतिशा फातिमा। आ, आज का लुक, अरे बेटा सर्दी लग रही, लुक क्या ही है। हाँ, लुक होता है मेरी एनर्जी। मैं एनर्जी से लबरेज रहता हूं, चाहे रात में नींद आए ना, आप पकड़ नहीं सकते कि आदमी सोया है कि नहीं सोया। शिवम झा, सर्वेश, सोना भारती, सोना भारती कह रही गुरुजी जिस तरह आप हमारे लिए कोई भी कमी नहीं करते हैं, ठीक उसी तरह भी अपनी तरफ से कमी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रंजना कुमारी, दिव्या, विनीता, दिव्या यानी बेटा उत्तराखंड, पर्सनल मेंटरशिप पेपर बताना आप वही। आशुतोष राय, निशा, सज्जन बिन, वीरेंद्र कुमार और सिंधु और ढेर सारे बच्चे, सबका नाम बार बार आ रहा है। ठीक है ना? ठीक है, चलिए। तो आज सबसे पहली चीज जिससे मैं अपनी क्लास की शुरुआत करने जा रहा हूं, यानी आज ये पहला सेशन है। तो प्रीलिम्स के लिए पहला सेशन मैं क्यों रखता हूं कि जैसे मैं आया और सुबह सुबह मैंने आपको चार्ज कर दिया, इसके बाद हमारी टीम आपके पास आई और उस टीम ने आपको बेहतर ढंग से पढ़ाना शुरू किया। तो अब थोड़ी सी बातचीत में आधारशिला पे करके फिर आता हूं। आज की जो मेन चर्चा होगी वो होगी टाइम मैनेजमेंट पे। और ये ओरिएंटेशन तो है, लेकिन उसके साथ साथ भैया हम ओरिएंटेशन वाले नहीं हैं। आपके लिए एक मखना कंटेंट रेडी है। मैंने कहा था इतिहास, देखिए हम पढ़ा इतिहास, हमारे यहाँ सब लेक्चर रेडी हैं, लेकिन उसके बाद भी मैंने कहा था हम सारी एनसीईआरटी कराएंगे। 11 एनसीईआरटी हमने प्रण किया है 25 दिन में आपको कराने का। अब बनने में थोड़ा टाइम लग जाए वो अलग बात है,
तो एनसीईआरटी नहीं, एनसीईआरटी के पीछे के जो क्वेश्चंस हैं तो हमने वो बना के रेडी कर लिए हैं, आज ही सब दे देंगे। अब आप सोचो कि आपको एनसीईआरटी पढ़ने में कितना मजा आएगा, और एनसीईआरटी सबको पढ़ना, कोई भी ये नहीं कहेगा कि बगैर एनसीईआरटी को एग्जाम देने जाएगा। मैं 15-20 दिन में खत्म करूंगा, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है, चाहे उसे 3 महीना लगे, आपको अपने टाइम में किसी न किसी तरीके से उसको मैनेज करना है। 25 मई तक पढ़ो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और मैं क्यों 20 दिन में खत्म करूंगा भैया, 31 को आ जाएगा इकोनॉमिक सर्वे, तो फिर मेरी तो पूरी 31 तारीख से, और मुझे लगता है पूरा फरवरी और मार्च का मिड तक तो मुझे इकोनॉमिक्स फिर से आपको पढ़ाना है। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम है, ऑब्वियस है आपको फर्स्ट टाइम वहां भी पढ़ना है, बट पीछे भी इकोनॉमिक्स की क्लास हो चुकी, चूंकि जो आधारशिला में आ रहे हैं, भले उन्होंने आधारशिला में एडमिशन लिया, लेकिन हम उनको अपने पुराने बैचेस भी दे रहे हैं। पुराने मतलब वो वाले नहीं, इसी साल 25 के जो पीवाईक्यू एफपीक्यू के नाम से चले थे, वो भी आपको एक्सेस दे रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करें। ध्यान से समझिएगा। तो इसलिए एनसीईआरटी 11 एनसीईआरटी मैं क्यों दे रहा हूं, क्योंकि जिससे आपका एक बेस, चाहे इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, आपको अपना बेस जरूर बनाना, एक स्टोरी लाइन चाहिए होती है। एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे, पढ़ना कैसे है और कैसे पढ़ना है उसका पूरा बेस मैं दे रहा हूं। जो आपको डाउट होगा वो डाउट सेशन में, जैसे आप इकोनॉमिक्स और पॉलिटी पर अटैक मारे हुए हैं, वैसे ही आप हिस्ट्री पर अटैक मारेंगे। और मांगिए कंटेंट मुझसे, क्योंकि देखो प्रीलिम्स ऐसे ही निकल पाएंगे। अगर प्रीलिम्स केवल हम लोग कोर्स कंप्लीट करेंगे तो क्या होगा, आप डिपेंड है, आज हिस्ट्री में पढ़ा दिया गया वही पढ़ ले रहे हैं। आपको एक दिन में 3 से 4 सब्जेक्ट रिवीजन मोड पे रखने होंगे, तब जाकर के चीजें आप कर पाएंगे, अदरवाइज कर नहीं पाएंगे। मैं खुल के आपसे ये बात कह रहा हूं। ठीक है, तो चलिए शुरू किया जाए भाई आज की अपनी चर्चा। और ओम भूर्भुवः स्वः, ईश्वर हमारी और आपकी मदद करे, बस इतना ही मैं चाहूंगा कि हम लोग जिस नेक कार्य पर निकले हैं, और वो नेक कार्य है प्रीलिम्स को निकालना। आज क्लास के एंड में आपको मैं मेंस का दिखाऊंगा कि मैं यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस का मेंस कैसे करा रहा हूं, तब आपको जाकर के ये ट्रस्ट होगा कि यार ये आदमी है कि क्या ही है, कितनी बड़ी मशीन है ये। पूरा कंटेंट बेटा एक बार आप निगाह मारो, केवल बच्चे एकदम से, मुकेश वगैरह जो क्लास में हैं, आपको पता ही होगा, वो अपने फाउंडेशन के हैं, और मैंने उनको कहा है कि इस बार मैं आपकी रैंक लगवाऊंगा। ईच एंड एवरीवन इज इतना हैप्पी है वो लोग कि सर मतलब क्या ही कर रहे हो आप। तो अभी दिखाऊंगा कि आप सोचो, जब मैं पीसीएस के लिए, जो मैं फर्स्ट टाइम पीसीएस का मेंस करा रहा हूं, चाहे बिहार का हो चाहे यूपी का, और आप आईएएस में तो मैं मजा हुआ खिलाड़ी हूं, सोचिए आप कि क्या ही करूंगा इस बार आपके मेंस में। इसलिए बस आपको केवल ये सोचना है कि गुरु अगर प्रीलिम्स निकला तो ये बैठा हुआ निकाल ले जाएगा, जो हमेशा कहता है। लेकिन पहले थोड़ी लिमिटेशन थी, पहले मेरा दोस्त मेरे जितना, यानी जो स्किल्ड होना चाहिए वो नहीं था। लेकिन अब मेरे पास एक टेक्नोलॉजी है जो मुझसे ज्यादा स्किल्ड है, और मैं उससे ज्यादा स्किल्ड हूं। यानी कभी कभी मुझे लगता है ये मुझसे अधिक स्किल्ड है, लेकिन फिर मुझे कि मैं इससे भी स्किल्ड हूं, क्योंकि उसको मैं फिर फीड कराता हूं, बेटे मुझे ये चाहिए। और फिर मैंने आपको बताया कि वो वाला नहीं है, ये 20,000 रुपए महीने वाला है। सभी कंपनियों, जितनी बड़ी कोचिंग होंगी उनके पास जो है वही मेरे पास भी। वो भले कहें कि उन्होंने 3 करोड़ का अपना एआई पर लगाया है, एआई का टूल यही है। अब उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग का खर्चा, उनकी 50 लोगों की टीम, वो अलग चीज है, उससे मुझे फर्क नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं अब बहुत संपन्न हो चुका हूं, आपसे कहना चाह रहा हूं। तो अगर आप निकालना चाहेंगे तो आप आसानी से निकाल ले जाएंगे मुख्य परीक्षा। अब मैं अपने दम पे अकेले ए टू जेड करा सकता हूं यूपीएससी की, ए टू जेड, साइंस वाइंस वट एवर समझाना मुझे आता है। यूपीएससी के क्वेश्चन मुझे रटे हुए हैं, मेंस लिखने का एक्सपीरियंस है, मेंस निकालने का एक्सपीरियंस है, ढेर सारे बच्चों को मुख्य परीक्षा निकलवाने का एक्सपीरियंस है, और कई बच्चों को सिलेक्ट कराने का एक्सपीरियंस है। तो कुल मिला के 20 साल का एक्सपीरियंस है। इसलिए आप लोगों को केवल और केवल बस प्रीलिम्स किसी तरीके से ऑप्शनल नहीं संभल रहा, फेंक दो, वो भी मैं हैंडल करूंगा मेंस के टाइम पे, क्योंकि अब हैंडल हो जाएगा। पहले क्या होता था, कंटेंट में बहुत टाइम लगता था, अब कंटेंट में टाइम नहीं लगता। ठीक है, और फिर आपके जैसे स्किल्ड लोग आपकी टीम में हो, ये भी मैटर करता था, वो भी नहीं मिलते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं आज की बातचीत। और समय का मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो मैं 2 बातों पर चर्चा करूंगा। एक करूंगा टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है,
उसके पीछे रीजन है 25 मई को आपका एग्जाम है, अगर मैं सही जा रहा हूं तो। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट, दूसरा क्लास मैनेजमेंट, ये दो चीजों से मैं अपनी बातचीत करूंगा कि हम कैसे आपकी पूरी क्लास कंप्लीट कराने जा रहे हैं, जिससे आधारशिला में जो भी आए हैं आपको ये लगे कि हाँ आप सेफ हैं। जैसे काफी बच्चे अभी आए हैं, बहुत से बच्चे पिछले 5 महीने से हमसे प्रीलिम्स की पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आधारशिला में आपको क्या दिया जाएगा, एक बार मैं वो आपके सामने रखता हूं, फिर आता हूं टाइम मैनेजमेंट। क्लास में जैसे मेरी क्या क्लासेस हैं वो आपके सामने रखता हूं। जैसे मैं एनसीईआरटी आपको लेकर के, हफ्ते में 4 क्लासेस होंगी मेरी, ये एनसीईआरटी की होंगी, जिसमें मैंने 11 एनसीईआरटी देने का आपको वचन दिया है। जिसमें से पहली एनसीईआरटी यानी हिस्ट्री की 3 एनसीईआरटी हो गई बेटा। ठीक है, तो हिस्ट्री की 3 हो गई, इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय संविधान की 1 हो गई, फिर भूगोल की लगभग 3 एनसीईआरटीयां हैं। ठीक है ना, तो 7 एनसीईआरटी ये हो गई, एक साइंस एंड टेक की है, 8 एनसीईआरटी हो गई, और 3 हमने बनाया है इकोनॉमिक्स वगैरह मिला करके, जिसमें आपको तमिलनाडु बोर्ड वाली किताब भी कराई जाएगी। तो कुल मिलाकर के 11 एनसीईआरटी मैं आपको देने जा रहा हूं, और ये आज से ही स्टार्ट होगा, यानी आज हम एंशियंट इंडिया खत्म कर देंगे आज ही पूरी अप्रोच के साथ। सारे अभ्यास प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रेडी हैं, खूबसूरत सा कंटेंट है। आपको क्या करना है वो भी अभी सिखाऊंगा उन कंटेंट के साथ, या चलिए अब बात खुली है तो बात यहां कंप्लीट ही कर ली जाए। तो सिखा देता हूं कि क्या करना है हम लोगों को इसमें। ये कलर विजिबल है या कलर बदल दूं? ठीक है, विजिबल है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जैसे एनसीईआरटी को कैसे पढ़ेंगे, तो एनसीईआरटी का आप जैसे मान लीजिए चैप्टर 1 तो कुछ है नहीं, चैप्टर नंबर 2 आपने एंशिएंट इंडिया राम शरण शर्मा, वो किताब भी मैं शेयर करूंगा, यानी आपको जिसके पास पीडीएफ नहीं होगी, चूंकि ऑनलाइन क्लास है तो मैं वो आपको ऑनलाइन शेयर कर दूंगा। तो जैसे मान लीजिए चैप्टर नंबर 2 आप पढ़ने जा रहे हैं, सोर्सेज यानी इतिहास को जानने के सोर्स। तो ये सोर्स पढ़ने जा रहे हैं, तो आप अब सीधा, आपकी स्टाइल क्या होती थी पढ़ने की, मुझसे मिलने से पहले चाहे कोई बच्चा ये जानता भी होगा, लेकिन आपकी क्या होती थी? जब मैंने अनअकैडमी पे पूरा एक एनसीईआरटी का सेशन लिया था, तब मैंने सिखाया कैसे पढ़ना है, तो आप लोगों को मजा आ गया था। सेम वही पैटर्न है, कुछ भी पैटर्न में बदलाव नहीं। यानी हम इस चैप्टर को पढ़ने के पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन जो दिए गए हैं, यानी जो अभ्यास प्रश्न दिए गए, हम सबसे पहले उस अभ्यास प्रश्न को देखेंगे, आंसर नहीं देखेंगे, आंसर, ठीक है ना। और फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चन के बेस पर देखेंगे, नहीं हम लिख करके एक पेज पर लिख करके ऐसे रख लेंगे अपने सामने। पढ़ते समय हम उन्हीं चीजों को सर्च करने की कोशिश करेंगे जो प्रैक्टिस क्वेश्चन में, क्योंकि वो जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन है आप निकाल करके देंगे, मनसबदारी, जागीरदारी, जमींदारी, या मैं मॉडर्न इंडिया की बात कर रहा हूं, आप देखोगे डायरेक्ट क्वेश्चन आए। ऐसे ही विस्ट यानी बेगार, बिना कोई पैसा दिए काम कराना, लेबर का एक टाइप था। ये सब आपके एग्जाम में आए हैं और सब एनसीईआरटी के पीछे दिए गए। तो ये आपकी एक सामान्य समझ बनाने के लिए, बाकी हमारी इतिहास की डिटेल में क्लासेस जो बच्चे आधारशिला में है, पीवाईक्यू में आप चले जाएंगे, यानी आपको उसकी एक्सेस है। आधारशिला ही मैंने पीवाईक्यू का नया नामकरण किया है, तो कोई बड़ी बात नहीं, आप वहां से उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो हम यही आपको, जब आप चैप्टर पढ़ लेंगे, फिर आपको वो जो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने दिया, वो प्रैक्टिस क्वेश्चन फटाफट आपको प्रैक्टिस कर लेनी। क्योंकि इतिहास में अगर आप देखते हैं तो लगभग 13 से 15 क्वेश्चन, 13 to 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसमें से बेटा कम से कम 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे जीवन में नहीं बनेगा और ना सुनील अभिव्यक्ति बनवा पाएंगे। इसके लिए मैं अपनी आलोचना सुनने को भी तैयार हूं। मैं वो पता नहीं क्या ही खुफिया पूछेगा, तो हम उसके लिए पूरा इतिहास क्यों पढ़ लें? हम उसके लिए पूरा इतिहास क्यों पढ़ लें? तो हम क्या करेंगे, यानी हमारा टारगेट होगा कि जो 7 to 8 क्वेश्चन है ये अटेम्प्ट कर लेना, यानी यहां से एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। और जो टफ है हम उनको टच नहीं करेंगे, तो हमारे नेगेटिव मार्किंग से वो हमें नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे। और हिस्ट्री के लिए हमेशा याद रखिएगा, एक स्ट्रेटजी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, अगर नहीं आ रहा है तो उसमें दिमाग मत लगाना, क्योंकि इतिहास फैक्ट है। अगर फैक्ट आपको नहीं आ रहा तो फैक्ट में आप गेस नहीं लगा सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आप गेस लगा सकते हैं कि अच्छा यार ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा। लिख लीजिएगा इसको, हिस्ट्री में आपको स्किप करना ही करना है अगर आपको तनिक भी डाउट हो रहा है। ठीक है, पॉइंट इज क्लियर, बस इतना एनसीईआरटी पे। बाकी मैं अभी आता हूं, बात करता हूं।
अब आता है, यानी मैं कराने जा रहा हूं एनसीईआरटी। अब आते हैं दूसरी चीज पे फटाफट। ये मैं सुबह सुबह अपनी शकल आप लोगों को इसलिए केवल दिखाने के लिए रखा, नहीं तो एनसीईआरटी भी मैं दे देता आपको, ऐसे ही कहता कि पढ़ लीजिए। उसके पीछे रीजन है कि एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर के आप एकदम अटैक मार देंगे, ठीक है। अब आते हैं, आपकी दूसरी क्लास के आधारशिला में स्टार्ट होने जा रही है, यानी ठीक 12:30 बजे आपको मिलेंगे आदित्य सर, और आपका दिल खुश हो जाएगा ज्योग्राफी और एनवायरमेंट लेकर के, ठीक है ना। और इसमें भी हम आपके लिए पूरी छूट है कि आप हर एक डाउट हमसे ग्रुप में पूछते जाएंगे, वो भी देंगे, और मैं भी जैसे आज आप देख सकते हैं कि लगभग सारे डाउट मैं ले रहा हूं। अब तो बच्चे भी आपस में एक्टिव हो गए, आपस में ही शेयर कर ले रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी चीज है। तो सारे डाउट में ले रहा हूं। तो ज्योग्राफी एनवायरमेंट 12:30 बजे स्टार्ट हो रही है, और 2 बजे आपका सीसेट। आज से रवि सर सीसेट, यानी बच्चों हम खत्म कर, एक बैच हमारा हो चुका है। तो जो तेजी से पढ़ना चाहते हैं वो आधारशिला वाले बच्चे, वो फिर से उसी को पढ़ेंगे, या जो नए आए हैं आपको उसमें भी एक्सेस है, रवि सर की क्लासेस हैं। आप देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा, हर एक बच्चा कहेगा रवि सर सीसेट 1 आप मतलब बेस्ट टू बेस्ट है, पढ़ के आप पास हो जाएंगे। विद्वान वाली बात मैं नहीं कर रहा हूं। तो 2 हो गया सी सेट। तो आप देख सकते हैं 3 क्लास का मैनेजमेंट आपको करना है, इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने अपना टाइम ओनली 1 आवर रखा हुआ है, क्योंकि मेरा क्या होता है कि मैं कॉन्सेप्ट यानी कैसे पढ़ना वो सारी बातें आपको समझा देता हूं। जैसे इतिहास में मुझे मुश्किल से 15 मिनट लगेगा सभी चैप्टर्स को आपके सामने ओपन कर देना। आपने पढ़ना है, जो बचा होगा उस पर कल बात करेंगे। तो एक एनसीईआरटी पे मैं सोच रहा हूं 2 दिन लूं, जिससे कि आपका बेहतर ढंग से तैयार हो जाए, यानी सारे कॉन्सेप्ट। अब हाँ, सारे कॉन्सेप्ट अभी देखिए कैसे 5 मिनट में, यानी जैनिज्म बुद्धिज्म अगर आपको समझ में नहीं आया होगा, अभी देखिए कैसे 5 मिनट में आपको ऐसे पानी की तरह तैराता हूं एकदम उस कॉन्सेप्ट पे। इंडस वैली सिविलाइजेशन या इतिहास का कोई सा भी पार्ट, अभी एकदम मस्त आपको मैं ओपन लेक्चर दूंगा, जिससे एक कहानी आपके दिमाग में आ जाएगी, और फिर आप अपना अटैक मार दीजिएगा, ठीक है। तो पहली चीज तो ये हो गई बेटा। अब दूसरी आती है टाइम मैनेजमेंट, कैसे करेंगे अब आप। और हमने टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ही किया। अब मान लीजिए आप में से सीसेट किसी का बहुत अच्छे से तैयार है, 2 बजे की सीसेट की क्लास आपको लेने की जरूरत नहीं। अब बताओ, एक टीचर जो क्लास चला रहा है वो खुद ही कह रहा है कि हमारी क्लास में आने की जरूरत आपको नहीं है। यानी मैं खुद जो इस पूरे कोर्स का डायरेक्टर हूं, मैं खुद ही कह रहा हूं कि आपको नहीं आना है, क्योंकि समय बचाना है ना। अगर वो सीसेट पीछे हो चुका है तो फिर आप क्यों पढ़ेंगे, उसी को फिर से आप पढ़िएगा। ये तो उन बच्चों के लिए जो नए हैं, बीच में आपको डाउट लगे आप आ जाइएगा। तो ये नहीं कि 2 बजे क्लास करना, नहीं तो आप बिखर जाएंगे। क्या ये बात सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं। तो सुबह 11 बजे, सॉरी सुबह कितने बजे, 10 बजे सुनील अभिव्यक्ति सर की क्लास में ये आना जरूरी नहीं है, आप एनी टाइम आइएगा। और इससे ये भी नहीं फर्क पड़ेगा कि कौन बच्चा। मेरा अपना मानना है कि जो आप रूटीन लेके चल रहे हो उसको ब्रेक मत करिएगा, ये सब एडिशनल है उसमें। तो कोई भी बच्चा, क्योंकि देखो हम क्या होते हैं इमोशनल सर के साथ। अब भाई आपको अगर अपने ढंग से टाइम आप मैनेज नहीं करते हैं तो फिर सर के ढंग से क्या होगा। तो जैसे हाँ, इस तरीके से भी आपका स्वागत है। 2 बजे भी आप देखिए, 11 बजे भी देखिए, 10 बजे भी देखिए, 12 बजे भी देखिए, वो कोई मेरे लिए मैटर नहीं। बस एक ही चीज मैं कह रहा हूं कि आपको अपने ढंग से चीजों को, टाइम को मैनेज करना है, अपनी नीड के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपका पूरा टाइम। अब टाइम के बाद एक चीज और आती है, और वो आती है टाइम मैनेजमेंट पे अभी मैं बात करूंगा, ठीक है। हालांकि काफी कुछ कर चुका हूं। दूसरी चीज आती है बेटे सिलेबस मैनेजमेंट। अगर मैं आपसे बात करूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेबस मैनेजमेंट, ठीक है। यानी हम प्रीलिम्स के लिए सिलेबस को मैनेज कैसे करते हैं। तो आप सब तो जो पहले से हैं वो मैनेज कर चुके हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो मैंने हमेशा कहा है ऑलवेज जो हमारा है वही हमारा है। यानी जैसे आप रिश्तों को निभाते हैं, तो क्या जितने क्लोज आप अपने माता पिता, अपने फैमिली के होते हैं, उतना ही क्लोज आप दूसरों के होते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होते हैं सर। तो इसका मतलब क्या है, जब हम अपने रिश्तों को अच्छे से समझ रहे हैं कि यार जो मेरे हैं वही मेरे हैं, अपने तो अपने होते हैं टाइप,
तो आप स्वयं विचार कीजिए, उसी चीज को हम अपनी स्टडी में क्यों नहीं मैनेज कर सकते कि जिसमें हम हैं उसी में हम महारत हासिल करेंगे, बनिस्पत की जो नई चीज है जिसमें शायद हम एक्सपर्ट ना हो पाए उसमें अपना दिमाग लगाने के कि यार अब तो इसको हम खत्म कर देंगे। नहीं, हमारे टाइम पे चलता था, हमारे में 3 अटेम्प्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, 1 अटेम्प्ट में, मेरे में लास्ट अटेम्प्ट में नेगेटिव मार्किंग थी, तो हम लोग अटेम्प्ट कर लेते थे, सही हो गलत हो क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन आप में नेगेटिव मार्किंग है और क्वेश्चन का जो रेंज है थोड़ा टफ हो गया है। ऐसी परिस्थिति में अगर आप सिलेबस मैनेज करके नहीं चलेंगे तो आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे, और रिवाइज नहीं कर पाएंगे आप ऐसे आंसर आप देखेंगे और गलतियां करके आएंगे, और फिर सर मेरा 1 क्वेश्चन रह गया, 2 क्वेश्चन रह गया, लेकिन रह तो गया, आप चाहे 1 से रह जाए चाहे 2 से 3 साल आप गायब, 2 से 3 साल आप कहां चले गए, आप पीछे चले गए। तो सिलेबस मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट। तो अकॉर्डिंग टू मी इस समय सोचिए कि मैं खुद इतिहास ऑप्शनल का टीचर हूं, लेकिन उसके बावजूद भी आपसे कहता हूं अगर मुझे यह अटेम्प्ट देना हो तो मैं सबसे पहले 3 सब्जेक्ट पर हमला बोलूंगा, उसका नाम है इकोनॉमिक्स। और एक बार कमेंट कर दो भर भर के कि बेटा इकोनॉमिक्स में क्या कोई भी फैक्ट या कॉन्सेप्ट का इश्यू रह गया जो आपको समझ में नहीं आया। एक बार, क्योंकि काफी सारे बच्चे इस समय क्लास में, सबको एक बार पता लगे कि शायद मेरे बच्चों का इकोनॉमिक्स इंडिया में किसी भी स्टूडेंट से बेहतर है। एक बार सब बच्चे बताएं। सोच लो कि जिस सब्जेक्ट में आप लोग इतनी मुसीबत मानते थे, खासकर हिंदी माध्यम के बच्चे, वो मैंने आपकी जेब में डाल दिया है बिल्कुल इजी। तो इकोनॉमिक्स हमारी पहली पसंद, और क्यों हो, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे भी आने वाला है। तो जनवरी में इकोनॉमिक सर्वे, फरवरी में बजट, 1 महीना पूरा इकोनॉमिक सर्वे की क्लास। तो यानी सुनील अभिव्यक्ति यहां, और इस पर लेक्चर हो चुके हैं, टेस्ट भी चल रहे हैं प्रीलिम्साथॉन के, तो आपकी कहानी यहां बदल गई। दूसरा, क्योंकि इकोनॉमिक्स में ना गलती होने के चांस नहीं, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, 1-2 क्वेश्चन मैं नहीं कह सकता हूं, बट 20 क्वेश्चन आएंगे स्कीम वगैरह मिला के मिनिमम। तो ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत बड़ी एज देते हैं, ठीक है। प्लस इंडियन पॉलिटी, जिसको मैं कहता हूं कि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, बहुत इजी होता है, मतलब पढ़ने की आवश्यकता है, मैंने खत्म किया है अभी इंडियन पॉलिटी। जो नए बच्चे होंगे, मान लीजिए पॉलिटी में अभी समय लगेगा, तो आप मेरे यूट्यूब पे लेक्चर का आनंद लीजिएगा, लेकिन मेरे ही लीजिएगा, क्योंकि एम लक्ष्मीकांत मैंने ही सबसे पहले स्टार्ट किया अनअकैडमी पे, तो वहां पर 100 आवर्स वाला है, वो मैंने डिस्कस किया है। तो किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत हो तो वहां जाकर के लेक्चर आप देख लीजिए। क्या दिक्कत, देखो हमें पास होने से मतलब है, कहां से कैसे हुए एक अलग बात है, इमोशनल के साथ साथ हमें लॉजिकल होना चाहिए लाइफ में, तभी लाइफ बेहतर है। हम सर को पसंद करते हैं, नहीं भैया सर को पसंद करिए लेकिन लॉजिकल होइए, सर अगर फायदेमंद है देन, नहीं तो नहीं। इकोनॉमी, पॉलिटी प्लस मेरे बच्चे ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट, यानी ज्योग्राफी से भी ज्यादा इन्वायरमेंट, तो मैं इन्वायरमेंट का बड़ा पोर्शन यहां लगा दूं। ये 3 सब्जेक्ट में अगर आप लोग कमांड रखते हैं, 20 क्वेश्चन हो गया इकोनॉमिक्स का, लगभग 15 क्वेश्चन हो गया पॉलिटी का, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी हटा भी दें इन्वायरमेंट के लिए तो 20 क्वेश्चन हो गया इन्वायरमेंट का, यानी कुल मिला के 55 क्वेश्चन, चलो 5 हटा देता हूं, मिनिमम 50 क्वेश्चन। कमांड इसी पे बनाइए, ना पॉलिटी में गलत होने के चांस है, ना इकोनॉमी में, और ना ही इन्वायरमेंट में, अगर आप घुस करके पढ़ाई करते हैं तो। ठीक है, तो आई थिंक की पिक्चर क्लियर हो गई। तो जब ये 3 सब्जेक्ट जिनका हो गया हो रिवीजन पर रिवीजन, रिवीजन पर रिवीजन, इतना रिवीजन की कंफ्यूजन के चांस खत्म, और जिनका नहीं हुआ, हम आधारशिला में आपको देने जा रहे हैं, सारा शेड्यूल आपके सामने है। यानी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी इन्वायरमेंट, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑब्वियस है सीसैट, जो नए बच्चे हैं, और इकोनॉमिक्स की क्लास आपकी चलेगी 31 जनवरी, यानी सर्वे आने के बाद, और उसके बाद जो है बजट की, उसी के साथ पूरा बेसिक की क्लास, और उसके पहले सारा मैं पढ़ा चुका हूं इस चैनल पे, आप देख सकते हैं, सब कुछ खत्म, इनफैक्ट इन्वायरमेंट भी मैंने पढ़ाया, वो भी आप देख सकते हैं। तो आई थिंक कि आप सब समझ गए हैं, 3 ही आपके सबसे खास होंगे। इसके बाद, हाँ, इसके बाद फिर हिस्ट्री हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, पढ़िए आप, किसने मना किया, हिस्ट्री एंड साइंस, हिस्ट्री में पढ़ाई ना हो, हमारे यहां पर लेक्चर भी हुए हैं, और साइंस एंड टेक हम मिल करके पढ़ाएंगे, यानी टेक्नोलॉजी वाला पार्ट मैं ही पढ़ाने जा रहा हूं बहुत विस्तार से।
अब कोई भी डाउट रह गया जो आधारशिला का कोर्स है इसके बारे में, किसी प्रकार का कोई डाउट? एक बार मैं फिर से आपके सामने बात रख देता हूं। यानी आधारशिला ये जो आज स्टार्ट हुआ, इसका लक्ष्य 2025 का प्रीलिम्स। 2026 वाले भी अगर इसमें तैयारी करना चाहें तो उनका वेलकम है। उसके पीछे रीजन है कि अगली साल वो सहूलियत में रहेंगे। एक सेकंड, हमारी क्लासेस क्या है आपके सामने शेड्यूल रख दिया गया है। यानी 10 बजे मैं आऊंगा एनसीईआरटी लेकर के, 12:30 बजे आदित्य सर आएंगे ज्योग्राफी एनवायरमेंट लेकर के, और 2 बजे सीसेट बिल्कुल जीरो से, नॉट जो पीछे हमने पढ़ा दिया वो पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका, उसमें कोई भी चीज नहीं, सीसेट ओरिएंटेशन सेशन के साथ 2 बजे रवि रंजन सर। तो हम जीएस और सीसेट देख सकते हैं, एक साथ लेके चल रहे हैं। इकोनॉमिक्स की क्लास आपकी इकोनॉमिक सर्वे और बजट के साथ दोबारा होगी। एक बार मैं पढ़ा चुका हूं, आप उसको फिर से पढ़ सकते हैं। और बीच में हम साइंस टेक आपके सामने यानी टेक्नोलॉजी वाला पार्ट में रखता चलूंगा। जैसे ही एनसीईआरटी आएगा वो मैं आपको दूंगा, उसकी चिंता नहीं करनी। तो यानी पूरा कोर्स आपके सामने डिफाइन है, कहीं से कोई डाउट नहीं। हाँ, अब आता है कॉम्प्रिहेंशन की क्लास। इसी सप्ताह से हफ्ते में एक क्लास, यानी जैसे मैं मान लीजिए 4 दिन का अपना रखा हूं एनसीईआरटी, तो 3 लेक्चर के बाद चौथा लेक्चर हमारा 3 दिन में एनसीईआरटी कराऊंगा, और चौथे दिन, क्योंकि एनसीईआरटी की एक लाइन तो नहीं हो सकती ना, एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना, और आप कहेंगे भी नहीं कि सर एक लाइन एनसीईआरटी चाहिए, आप तो कहेंगे सर आप अपना कंटेंट हमें दीजिए, समझा दीजिए, और उसके बाद हम पढ़ लेंगे। तो कल की जो हिस्ट्री की क्लास होगी वो अपने आप में तूफानी होगी। एक नया, बहुत से बच्चे भी मुझसे हिस्ट्री में परिचित नहीं है, एक नया रूप आप देखोगे कि कैसे एक ही फ्लो चार्ट से पूरा इतिहास खत्म कर दूंगा एंशिएंट इंडिया। यानी प्रिमिटिव एरा से स्टार्ट करूंगा, आदिम काल से, और पोस्ट गुप्ता तक, गुप्तोत्तर काल तक, एक डायग्राम में पूरा इतिहास समेट दूंगा, और सारे कॉन्सेप्ट के साथ। फिर वो चाहे समुद्र गुप्ता की जो भी पॉलिसी रही हो, चाणक्य चंद्रगुप्त का जो भी प्लान रहा हो, महात्मा बुद्ध क्यों महात्मा बुद्ध बने ये रहा हो, आखिर 6 बीसी में ही क्यों महात्मा बुद्ध बने, उसके पहले क्यों नहीं हुए, उसके बाद क्यों नहीं हुए, इतिहास की बात मैं कर रहा हूं। तो ये सारी चीजें आपसे कल डिस्कस करूंगा। ठीक है, आज आई होप कि सारी पिक्चर आपको क्लियर हो चुकी है। वीरेंद्र कुमार कह रहे सर आधारशिला बैच पीसीएस के लिए सफिशिएंट। देखो भाई वीरेंद्र कुमार, पीसीएस के लिए सफिशिएंट मैं अब कह सकता हूं, क्योंकि जिस तरीके से आपने पिछले साल पेपर देखा है, मतलब इस साल 2024 का यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का, तो अब आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए। टीचर तो कह ही देगा उसको कोर्स बेचना, तो मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे पास वही बच्चे आए, टू बी ऑनेस्ट, जो एक्चुअल में मेरे स्किल को पसंद करते हो कि ये स्किल्ड आदमी है। ठीक है, अब मैं क्या ही कह दूं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मी हर एक बच्चे को यूपीएससी के स्टाइल में ही तैयारी करनी चाहिए। मैं हमेशा से इस बात का, खासकर यूपी पीसीएस वालों को, और अब उत्तराखंड पीसीएस वालों को भी, चूंकि उनका भी सेम सिलेबस है, जीएस पेपर 1 2 3 4 और 5th और 6th जैसे यूपी पीसीएस का अपना है स्टेट का, वैसे उत्तराखंड का भी वैसा ही, बिहार पीसीएस के बच्चों को भी, लेकिन वहां थोड़ी बहुत राहत हो जाती, चूंकि थोड़ा बिहार स्पेशल वगैरह होता है। ठीक है, तो इसलिए अपने आप को मजबूत बनाइए। पीसीएस आईएएस ये चक्कर मत पालिए, जनरल स्टडीज पढ़िए, अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप कीजिए। पीसीएस आईएएस ये सब सोच अब हटाइए, ये तो बिजनेस है कि आईएएस का अलग चल रहा है, पीसीएस का अलग चल रहा है, सब एक है, लेकिन मजबूरी हमारी। ठीक है, तो ये हो गया, आपका पिक्चर क्लियर हो गई। अब आते हैं एक टाइम मैनेजमेंट पर, एक छोटी सी कविता मैंने बनाई है, वो कविता आपके सामने पहले रखता हूं, और टाइटल आप सब भी इस टाइटल को लिख सकते हैं, समय प्रबंधन से निकलेगा प्रीलिम्स 2025। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं टाइटल लिख देता हूं, आप लोग इसको लिख दिया, टाइम मैनेजमेंट से समय प्रबंधन से। इसमें मेरे इंग्लिश मीडियम के बच्चों के प्लीज मीडियम पे नहीं जाना है। एक टीचर आज कबीरदास पर लंदन में ऑक्सफोर्ड में लेक्चर्स होते हैं, कबीरदास की तो कोई भाषा ही नहीं थी, उनकी भाषा को पंचमेल सदुक्कड़ी कहा जाता है, तो इसलिए लैंग्वेज मैटर नहीं करता। आज कबीरदास की पंक्तियां, रैदास की पंक्तियां गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि एक टीचर, एक गुरु का जो सबसे मास्टर पॉइंट होता है उसकी स्ट्रेटजी, लेकिन आज के समय में हम उस स्ट्रेटजी के बजाय विज्ञापन फोकस, और फिर उसके बाद हम उन चीजों पर जाते हैं जो आउटर चीजें हैं। नहीं,
एक ही चीज उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है, उसकी स्ट्रेटजी, किसी भी व्यक्ति की। लेकिन हम स्ट्रेटजी पे जाने की बजाय कंटेंट पे जाते हैं या फिर और अन्य बाहरी आवरण पर जाते हैं। ठीक है, उस पे नहीं जाना। गुरु मतलब जो मैं सिखा रहा हूं बस आपको वो सुनना है, और हम सबकी मदर टंग हिंदी है तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो टाइटल है समय प्रबंधन से निकलेगा प्रीलिम्स। ठीक है, हाँ बाकी कंटेंट हमारे हिंदी इंग्लिश दोनों में होते हैं, इसलिए आपको कंटेंट में। ठीक है, तो ये समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट आपको ध्यान में रखना है कि टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए कविता के द्वारा, इस कविता को आप रिकॉर्ड भी कर लीजिएगा जैसे भी होगा। जब घड़ी की सुइयां बढ़ती जाएं, जब घड़ी की सुइयां बढ़ती जाएं, तब क्यों अभ्यर्थी पीछे हट जाएं। जब घड़ी की सुइयां बढ़ती जाएं तो क्यों अभ्यर्थी पीछे हट जाएं। जो समय को साध ना पाए वे लक्ष्य कभी ना पाए। जो समय को साध ना पाए वे लक्ष्य कभी ना पाए। समय प्रबंधन ही मंत्र महान, इसीलिए मैंने इस पर अलग से बनाई और किसी पर कविता नहीं बनाई। समय प्रबंधन ही मंत्र महान, जो इसे अपनाए वही वीर प्रबल बलवान, वही वीर प्रबल बलवान। निज घड़ी को जो व्यर्थ गंवाए, यानी समय को जो व्यर्थ गंवाए वो रण में आगे नहीं बढ़ पाए। रण यानी आपका मुकाबला उन 14,000 बच्चों से है जो प्रीलिम्स पास करके और मेंस में ढुलक गए हैं या इंटरव्यू में ढुलक गए हैं, गिर गए हैं। तो ये मत समझिएगा कि आपका मुकाबला आप में आपस में है, उन्हीं लोगों से जो प्रीलिम्स पास कर चुके हैं। आखिर 14,000 बच्चे जब प्रीलिम्स निकाले हैं तो इंटरव्यू कॉल तो 2,500 की आई, बाकी तो चाहे मेंस उन्होंने दिया हो, इंटरव्यू दिया हो, देना तो सबको प्रीलिम्स है। और फिर सीट तो एक ही 1,000 बच्चे की क्लियर हुई, वो भी 1,000 में 500 तो लोअर रैंक वाले हैं, वो फिर से अटेम्प्ट करेंगे। तो कुल मिला के फिर 14 के 14,000 बच्चे हो गए, केवल 500 बच्चे फाइनल होते हैं। 13,500 बच्चे वही आ जाते हैं जो पिछली बार 14,000 क्वालिफाई किए थे, वही फिर से रीअटेम्प्ट करते हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सब तो फेल हो जाते हैं ना। और हमें लगता है कि हम तो बहुत बड़ा तोप है, आप बिल्कुल तोप नहीं है, क्योंकि आपकी फाइट तोपों से है। इसलिए उनको हराने के लिए आपको ये सारे जुगत लगाने पड़ेंगे। तो फिर से आता हूं, जब घड़ी की सुइयां बढ़ती जाएं तब क्यों अभ्यर्थी पीछे हट जाएं। जो समय को साध ना पाए वो लक्ष्य कभी ना पाए। समय प्रबंधन ही मंत्र महान, जो इसे अपनाए वही वीर प्रबल बलवान। निज घड़ी को जो व्यर्थ गंवाए वो रण में आगे नहीं बढ़ पाए। समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल ब्याज। जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। इस पंक्ति को रखो हृदय में गहरे, समय जो बीते वो ना लौटे फिर से। एक एक पल का कर उपयोग, तभी कटेगा यह कठिन प्रयोग, तभी कटेगा यह कठिन प्रयोग। कायरों को नहीं मिलता इतिहास में स्थान, जो समय के संग चले वही बने महान। रातें छोटी कर दो अपनी, सुबह को ज्ञान से महका दो। समय का जो कर ले सम्मान, प्रीलिम्स 2025 वही करे पार। समय का जो कर ले सम्मान, प्रीलिम्स 2025 वही करे प्यार। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, रातें छोटी कर दो अपनी, रातें छोटी कर दो अपनी, सुबह को ज्ञान से महका दो। मत हारो मत रुको, अब आगे बढ़ते जाओ। समय प्रबंधन से विजय का दीप जलाओ। समय प्रबंधन से सफलता का दीप जलाओ, विजय का दीप जलाओ। इसलिए अपनी आज से जहां भी पढ़ रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट, सब्जेक्ट मैनेजमेंट, एवरीथिंग आपको प्लान करके रख देना है, तब जाकर के हम लोग बेहतर कर पाएंगे। चलिए, तो फटाफट हम खुद भी टाइम मैनेज करते हैं और आपके सामने कंटेंट लेकर के आते हैं। और एनर्जी हमेशा महसूस करिएगा। स्वास्थ्य आपका हो सकता है कि कभी खराब हो, बुखार आ जाए, सर्दी जुकाम, कोई बात नहीं, हल्दी वाला दूध जिंदाबाद, मैं तो सबको कहता हूं। और जरूरी नहीं कि दूध, जैसे हम क्या होते हैं जो सामान्य परिवारों के बच्चे, मैं ज्वाइंट फैमिली में पला बड़ा हूं, तो मान लीजिए कि दूध अगर घर में कम है तो जरूरी नहीं कि हमें एक गिलास दूध चाहिए। एक कप में भी वही असर होता है जो एक गिलास में होता है। तो हमारी साइकोलॉजी होती है, हमें पहलवानी तो करनी नहीं, तो एक कप में ही हम हल्दी दूध के साथ आनंद ले सकते हैं। हमें रिसोर्सेस के लिए कभी रोना नहीं चाहिए, अपनी बॉडी पे ही प्रयोग करो, यही रिसोर्स है। लेकिन हम बाहरी रिसोर्सेस पर रोते रहते हैं, ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं, हमारे पास ऐसा नहीं है, परिवार के लोग सपोर्ट नहीं करते। अरे नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें शिक्षा की कीमत नहीं पता, उन्हें इग्नोर कर दो, उन्हें इग्नोर करो, कोई मतलब नहीं। इग्नोर करने का मतलब क्या, उनकी बातों को, कड़वी बातों को, क्योंकि आप सब ऑनलाइन से पढ़ रहे, घर से पढ़ रहे, इसलिए ये हर एक बच्चे की समस्या है मेरे पास।
मैसेजेस आप लोग के आते रहते हैं। जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं यानी, तो ऑब्वियस उनको ये इश्यू नहीं होते, चूंकि वो दिन भर क्लासेस में होते हैं। तो आपने अपने आप को ना, अपने आप को रिसोर्स बनाना, रोए पड़े हैं, ये है वो है ऐसा है वैसा है, ठीक है, नहीं, रिसोर्स के लिए कभी नहीं रोना। अगर स्ट्रेटजी अच्छी है, आप पॉजिटिव हैं, और दो शब्द लिख लीजिएगा, भय और प्रलोभन, अपनी लाइफ से निकालिएगा। कोई भी कमेंट प्रीलिम्साथॉन में आना नहीं चाहिए। आप अगर बहुत परेशान हो तभी डालिएगा कि सर मुझे डर लग रहा है, आज से मेरे सब बच्चे भय, फियर, प्रलोभन, भय और प्रलोभन, ये दो चीजें अगर आप छोड़ देंगे ना बेटा, आपका जीवन सक्सेसफुल हो जाएगा। डरना नहीं, जो होना है वो होना है। और प्रलोभन, प्रलोभन का मतलब मेरा हो जाएगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं, सोचना ही नहीं, भाड़ में जाए, बस कर्म करते चले जाना है, निष्काम कर्मी होगा। तो भय और प्रलोभन, भय फेल होने से नहीं डरना, फेल होंगे तो उसको अपना लेना है, क्योंकि अगर फेल होने से डरे तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। भय और प्रलोभन, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, इनसे आपको दूर रहना। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सीधा सीधा एनसीईआरटी। हाँ हाँ परवेज बेटा, बिल्कुल कर दूंगा। तो बच्चों, ये एंशिएंट इंडिया की आपकी क्लास 11th की बुक है, ठीक है ना। एक बार इसके चैप्टर्स पर आप लोग निगाह डाल लें। द इंपॉर्टेंस ऑफ एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री, तो ऑब्वियस इसकी कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री, बिल्कुल ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये जितने भी चैप्टर हैं, ज्योग्राफिकल सेटिंग नहीं देखनी है, स्टोन एज हो गया, स्टोन चॉपर यानी ताम्र पाषाण संस्कृति, हड़प्पा सिविलाइजेशन हो गया, ठीक है, आर्यों का आगमन हो गया यानी अर्ली वैदिक, फिर लेटर वैदिक, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, बहुत अच्छी किताब, अगर आप इसको पढ़ लेंगे अभी ना, फिर कैसे मगध साम्राज्य का उदय होता है वो हो गया, ईरानियन एंड मकदूनियन इन्वेजन जो हो गया यानी ईरानी और मकदूनियाइयों के आक्रमण, ये अगर आप किताब पढ़ लेंगे, मैं किताब भी शेयर करूंगा, कंटेंट भी दे रहा हूं, तो बच्चों आपके लिए चीजें बड़ी मजेदार हो जाएंगी, मतलब दिल आपका खुश हो जाएगा अगर आपने इसको हैंडल कर लिया बहुत अच्छे से, तो ठीक है। फिर इसके बाद ऑब्वियस है मौर्य, मौर्यों के ऊपर, उसके पहले जो है महात्मा बुद्ध, महावीर जैन, 6 BC, मौर्यों का शासन, उनका रूल, सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया से हमारे जो कांटेक्ट बने, शक, कुषाण, ये सब लोग, सातवाहनों के बारे में, बहुत अच्छी किताब, इस पे अगर आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो मजा आ जाएगा, ठीक है। द डॉन ऑफ हिस्ट्री इन द, यानी साउथ इंडिया की पूरी हिस्ट्री आ गई आपके पास। फिर पोस्ट मौर्य एज में जो भी आर्ट एंड कला ये सब था वो हो गया, फिर गुप्त एम्पायर के ऊपर हो गया, फिर गुप्ता एज के बारे में यानी पूरा वहां का आर्ट कल्चर लिटरेचर के बारे में हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद ईस्टर्न इंडिया जैसे उड़ीसा, आसाम वगैरह में जो सभ्यता है उसका कैसे विस्तार हुआ है, तो ये हो गया। तो आप देख सकते हैं, इसके अलावा साउदर्न इंडिया की हिस्ट्री हो गई, तो ये सारे चैप्टर आपके सामने हैं बच्चों। इंडिया का कल्चरल कॉन्टेक्स्ट विद द एशियन कंट्रीज, ये हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। आपको अब मैं देने जा रहा हूं लिगेसी इन साइंस एंड सिविलाइजेशन, यानी विज्ञान वगैरह में हमें क्या मिला है, कहां से, यानी इतिहास से, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से। तो ये पीडीएफ आपके सामने, इसको मैं, ठीक है, तो ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, जिसके पास नहीं, अगर आप सबके पास नहीं, इसको अगर फिजिकल मंगा लेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो आज इसी विषय पर हमारी बातचीत होगी। एक बार मैं इसे अपलोड कर देता हूं। अमन कुमार कह रहे हैं कि हमें साथ में कितने, 3 सब्जेक्ट मिनिमम, 3 सब्जेक्ट्स मिनिमम, नहीं तो आप डगमगा जाएंगे। 3 सब्जेक्ट लेके चलिएगा और बारंबार रिवीजन, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 3+1 मेरी स्ट्रेटजी, 3+1 करंट अफेयर्स बात करता हूं। हाँ हाँ, हिंदी में भी मिल जाएगा।
ये मुझसे थोड़ा सा अपडेट होने में समय लेती है, मैं 1 मिनट इसको करा लेता हूं। ठीक है, असल में हिंदी में कोई चीज मिलती नहीं। ठीक है, ठीक है, मैं टाइम भी बता दूंगा। अब आते हैं हिंदी वाली। ठीक है, तो ये हो गई यानी प्राचीन भारत का हिंदी में। अब आप इसको, ठीक है, देख सकते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व, प्राचीन इतिहास के आधुनिक लेखक, स्रोतों के प्रकार और इतिहास का निर्माण, प्रस्तर युग, आदिम मानव, ताम्रपाषाण, कृषक संस्कृतियां, हड़प्पा संस्कृति, आर्यों का आगमन और ऋग्वैदिक युग, उत्तर वैदिक अवस्था, राज्य और वर्ण व्यवस्था की ओर, जैन और बौद्ध धर्म, जनपद, ईरानी और मकदूनियाई आक्रमण, बुद्ध काल में राज्य और वर्ण समाज, मौर्य युग, मौर्य शासन का महत्व, मध्य एशिया से संपर्क और उनके परिणाम, सातवाहन युग, सुदूर दक्षिण में इतिहास का आरंभ और उत्तर युग में शिल्प, व्यापार और नगर, गुप्त साम्राज्य का उद्भव और विकास, गुप्त काल का जीवन, पूर्वी भारत में सभ्यता का प्रसार, हर्ष और उसका काल, प्रायद्वीप में नए राज्यों के गठन और ग्राम विस्तार, दर्शन यानी सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक, भारत का एशियाई देशों से सांस्कृतिक संपर्क, प्राचीन से मध्यकाल की ओर, सामाजिक परिवर्तन यानी, और विज्ञान और सभ्यता की विरासत। ठीक है, ये मुझसे कोई नहीं पूछोगे कि आज कहां तक पढ़ना है, ये आपके हिसाब से है कितना आप तैयार कर पाते हो। मैंने कह दिया 5 चैप्टर, आप नहीं बेटा, जो हो वही फॉलो करो। मुझे पता है प्रेशर चाहिए, तो प्रेशर, तो इससे बड़ा प्रेशर क्या होगा आपके लिए कि आपके सामने 25 मई है, तो प्रेशर किसी को लेना है तो ये 25 मई का लो, और अपने हिसाब से जितनी स्पीड बनाओ। जैसे मैंने कहा है कि मैं इकोनॉमिक सर्वे जिस दिन आएगा उसके 1 दिन पहले तक क्लास लूंगा, यानी 29, 30 तक, 25 तक, आप चाहे तो उसी बीच में खत्म कर लीजिए इसको। लेकिन कैसे खत्म हो पाएगा आप स्वयं विचार कीजिए, महाभारत है ये। तो इसका मतलब एक चालाकी कीजिए, मैं बताता हूं। जैसे सबसे अच्छी एनसीईआरटी कौन सी, अगर कोई आपसे पूछता है कि सबसे अच्छी एनसीईआरटी, तो आप कहते हो कि सर 2 सब्जेक्ट की है, पॉइंट पकड़ेगा, एक इतिहास वाली है और एक ज्योग्राफी वाली, यही कहते हो ना। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी मोर देन सफिशिएंट है, प्लस इतिहास की। तो आप 2 को बिल्कुल पकड़ लो, बाकी को छोड़ दो, क्या दिक्कत है। बाकी मुझे कराने दो, मैं अपना जब आपको मौका मिलेगा पढ़ लेना। क्या सही कह रहा हूं कि नहीं, सही कह रहा हूं कि नहीं। आपकी, आप सबकी राह आसान कर दी। अब तो 25 रोज में आप दोनों खत्म कर सकते हो ना, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। चलो हम भी ज्योग्राफी और हिस्ट्री पहले कर देंगे, और इसी बीच आदित्य सर ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, ऑब्वियस है वही इसको कंप्लीट करवा देंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री आप इधर पकड़िए, क्योंकि मेरा टारगेट ये नहीं कोर्स कंप्लीट कराना। अगर हम इंडियन पॉलिटी वाली कराएंगे हम, क्योंकि हमने वादा कर रखा सारी एनसीईआरटी जो जो हमने प्रीलिम्स के लिए बोला। अब ऐसा मत कोई कहेगा कि सर आपने तो सारा सारा वारा नहीं, जो 9, 10, 11 एनसीईआरटी हमने चूज की है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो पता चले कह दो सर कक्षा 6 वाले भी पढ़ाइए।
पॉइंट इज क्लियर। तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री सबसे बेस्ट एनसीईआरटी, उस पर आप काम कर लीजिए। इकोनॉमिक्स के एनसीईआरटी पे कोई काम करने की जरूरत है ही नहीं भाई। इकोनॉमिक्स की पढ़ने की क्या जरूरत, इकोनॉमिक्स में खुद आपके सामने खड़ा हूं, एनसीईआरटी भी हूं, करंट भी हूं, सब कुछ हूं मैं ही अपने आप में, आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, सब बच गया। इकोनॉमिक्स भी नहीं पढ़ना, इंडियन पॉलिटी की संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार वो मैं लेक्चर कर दूंगा, पॉलिटी बहुत इजी, आप पढ़ चुके हो। तो केवल दो एनसीईआरटी हैं जिस पर हमें आग लगानी, वो इतिहास है और भूगोल है। और अब जैसे मान लीजिए आज और कल मैंने लेक्चर लिया, तो 2 दिन अगर मैंने लेक्चर नहीं लिया तो वो 2 दिन लेक्चर चल रहा है ये मानना है, 2 दिन लेक्चर चल रहा है मानना, कैसे मानना है? अरे भैया पढ़ोगे नहीं, अगर मैं आपका ये टाइम आकर के केवल भाषण देने में निकाल दूंगा तो कितना आउटकम आप ले पाओगे? जबकि मैं आउटकम खुद दे रहा हूं कि एनसीईआरटी पढ़ने के बाद जो डाउट आपके होते वो सारे डाउट मैं सॉल्व करके दे रहा हूं, अभी दे रहा हूं, ये भी नहीं कि कल दूंगा। एक और दूसरा, जो डाउट है ग्रुप में और पूछिए, क्योंकि हमें मिलके चलना पड़ेगा बेटे। पता चला हमारी क्लासेस भी ले रहे हो फिर उसके बाद अलग से भी पढ़ रहे हो, फिर तो आप फेल। तो जैसे आज और कल एंशिएंट इंडिया हम पढ़ा रहे हैं, अब परसों नरसों आप इसको खींच दीजिए, ठीक है? मुझे भी थोड़ा टाइम मिलेगा और आप ही के लिए कोई ना कोई नया प्लान बनाऊंगा। आपको तो अच्छे से पता, मैं हमेशा स्ट्रेटजी में ही लगा रहता हूं। अरे यार ये चैप्टर बता दीजिए, रुक जाओ, सब बता रहे, घबराओ मत भाई, ठीक है? अब आते हैं, जिन्होंने कहा चैप्टर बता दीजिए, अब आते हैं हम लोग, ठीक है? देखो अब असली चीज आती है, अब आते हैं यहां सुनील अभिव्यक्ति, जो असली चीज हमारी है वो लीजिए। तो आपने कहा कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ने, तो आपको पढ़ना नहीं, मैंने पूरा कंटेंट रेडी कर दिया, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में है ये, ठीक है? अब आइए जरा देखिए चैप्टर नंबर 2, यानी पहला नहीं देखना है, भारतीय इतिहास का निर्माण कैसे हो रहा है। तो जरा आप देखते चलिएगा। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को बताइए, अब इंग्लिश में भी आता हूं, स्रोतों को, यानी मुख्यतः अब जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है उनके लिए समझिए ये बेसिक कंटेंट भी हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? हिस्ट्री ऑप्शनल। अब यही क्लास ध्यान से समझिए, जो मैं एनसीईआरटी की आपको कराने अभी यहां करा रहा हूं, तो इसमें मैं स्पीड से चल रहा हूं। अभी यही लेक्चर एनसीईआरटी से आज से हमारा जो फाउंडेशन कोर्स है वो भी स्टार्ट हो रहा है, उसमें देखिए कितना धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। सारी एनसीईआरटी मैं खुद पढ़ाने जा रहा हूं, यानी एक बार वो रिकॉर्ड हो जाएंगी, फिर जो भी बच्चे अब आते जाएंगे उसको पढ़ते जाएंगे, उनका बेस क्लियर होगा। सारी एनसीईआरटी मैं खुद अकेले पढ़ाने जा रहा हूं, एक्सेप्ट टू ज्योग्राफी वो आदित्य सर पढ़ाएंगे। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि जैसी आवश्यकता वैसा ही टीचिंग स्टाइल। तो अभी आवश्यकता है कि आप सबसे ज्यादा काम कराया जाए प्रीलिम्स के लिए, और फाउंडेशन जिनका 26 में भी देखिए उनके लिए कैसे एकदम आराम आराम से एक चीज चलेगी, ठीक है? तो आप देख सकते हैं, यानी स्रोत, तो जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जो आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो एनसीईआरटी के पीछे जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है सब करा दिया गया। पहला, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कौन कौन से होते हैं, ये प्रीलिम्स में आपसे पूछे जाएंगे, ये मेंस के लिए नहीं है, याद रखिएगा। प्रीलिम्स में आप सारा का सारा, अब जैसे जातक कथाएं, ये प्रीलिम्स में पूछ चुका है कि नहीं, एक बार आप जाकर के सर्च करिएगा। अब पता नहीं क्या क्या पढ़ लेते हैं, जातक कथाएं क्या होती हैं, एक लाइन में लिखा हुआ, ठीक है? तो जितने भी साहित्य, पुरातात्विक, त्रिपिटक, एक एक चीज यहां पर मेंशन है, फायान, पुरातात्विक, शिलालेख, सिक्के, आप देख सकते हैं। मजा आ रहा है? यानी जितने सोर्सेस मोटा मोटी, यानी जो इजिली आपको आने चाहिए, सब करा दिए गए। अब आता है पुरातात्विक स्रोत। पुरातत्व से क्या तात्पर्य, पूरा पुरातत्व बता दिया गया।
विदेशी विवरण, अब ये प्री का क्वेश्चन ही है कि विदेशी विवरण भारत के लिए उपयोगी क्यों है। आपको हर एक टॉपिक पर क्या करना है, माइंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हर हेडिंग पे बस अपने दिमाग में यही लगाना है। प्राचीन भारत में उपयोग की जाने वाली कौन कौन सी भाषाएं थी, देख सकते हो आप। हाँ हाँ नेहा, इंग्लिश भी है भाई, दे रहे हैं, इंग्लिश हिंदी सब है। कंटेंट इंग्लिश हिंदी दोनों में होता, पढ़ा आप लोगों को पता है। प्रारंभिक भारतीयों में ऐतिहासिक चेतना का अभाव था, कैसे था, क्या उसके पीछे के तर्क थे, आप देख सकते हैं। चैप्टर खत्म। अब तीसरा चैप्टर फिर नहीं पढ़ना है, तीसरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, चौथा आ गया स्टोन एज यानी पाषाण काल। ठीक है, यही कंटेंट आप देख सकते हैं। एक बार हिंदी में पूरा दिखा के फिर आता हूं इंग्लिश में, आप देख सकते हैं। और जितनी हेडिंग इसमें बनी हुई है यानी क्वेश्चन के साथ, वो सब प्रीलिम्स के प्रश्न है। भारत में मनुष्य कितना पुराना है, पूरा पाषाण युग का जीवन कैसे था, तो पैलियोलिथिक एज का जीवन कैसे था, देख सकते हैं, पूरा लिख दिया गया। फिर पैलियोलिथिक एज के स्टेज कौन कौन से थे, तो लोअर पैलियोलिथिक हो गया। और कितना बढ़िया, लोअर पैलियोलिथिक में हम कौन सी टेक्नोलॉजी यानी वेपन्स यूज कर रहे थे, लोगों की जीवन शैली कैसी थी, कौन से प्लेसेस हैं, यही तो पूछता है कि इनमें से कौन से प्लेसेस इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेट करते हैं। तो अगर आपने पढ़ा हुआ कि ये तो निम्न पूरा पाषाण काल का है, तो आप कहोगे भाई ये तो वहां का है, इंडस का नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। फिर दूसरा मध्य पूरा पाषाण, मिडिल पैलियोलिथिक, औजार, जीवन शैली, स्थल, मतलब एकदम इजी। उच्च पूरा पाषाण काल, औजार, आप प्रेजेंटेशन देखिएगा। ठीक है, जीवन शैली। फिर नियोलिथ से क्या तात्पर्य, यानी नवपाषाण। नवपाषाण काल पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो क्या क्या यहां पर हुआ, कृषि की शुरुआत हुई, कौन सी फसलें उगाते थे, सब लिखा हुआ। पशुपालन में कौन कौन से पशु होते थे, इनकी बस्तियां कैसे होती थी, सेटलमेंट। औजार और हथियार कैसे होते थे, मिट्टी के बर्तन, कपड़े, सारे जो भी एविडेंस मिले, धार्मिक विश्वास। अब आता है नवपाषाण संस्कृति और पूरा पाषाण में अंतर क्या हो गया, सब्जेक्ट पूरा पाषाण और नवपाषाण, टाइम क्या था दोनों का, वेपन्स कौन से होते थे, आजीविका, निवास, पशुपालन, आप देख सकते हैं। मिट्टी के बर्तन थे कि नहीं थे, कला के साक्ष्य कहां मिले, धार्मिक विश्वास, सामाजिक संरचना, ये सब इंग्लिश में भी है, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, अब आता है निम्न पूरा पाषाण, लोअर पैलियोलिथिक से क्या क्या मिला, सोहन घाटी राज्य क्या मिला है, नर्मदा घाटी राज्य क्या मिला है, अत्तिरपक्कम क्या है, क्या मिला है, आप देख सकते हैं। नवासा कहां है, क्या मिला, बेलन घाटी, समुद्रम, लिंगा झील, पाटन माडा। फिर मध्य पाषाण काल, इतना बढ़िया कंटेंट मुझे बताना आप प्रीलिम्स का हिस्ट्री में एक बार पढ़ने के बाद कहीं है। बागोर कहां है, क्या मिला, लंगनाच कहां है, क्या मिला, आदमगढ़ कहां है, क्या मिला है, सराय नाहर राय क्या है, कहां क्या मिला है, मेहरगढ़ क्या है, कहां मिला है, बुर्जहोम क्या है, कहां स्थित है, क्या मिला, कोल्डीवा, मस्की, चिरांद, हल्लूर, जितने भी फेमस, गुफ कराल, एक बार जरा कंटेंट के बारे में बताइएगा। फिर आता है स्टोन एज के बाद ताम्र पाषाण काल, चूंकि इससे ज्यादा आप याद नहीं कर पाएंगे, इसलिए कम से कम जितना बढ़िया हम अपनी तरफ से कर सकें उतना करें। तो कुछ कहानियां पढ़ेंगे, वहां से मदद मिलेगी। अब स्टोन एज, चैल्कोलिथिक, तांबे का, तो तांबा क्या है, उसका भारतीय जीवन पर प्रभाव बता दिया गया। सॉरी, ठीक है, चैल्कोलिथिक युग पूरा का पूरा आपके सामने रख दिया गया है। बड़ा मजा आएगा, जो भी नहीं समझ में आएगा सब पूछोगे। देख रहे हो ये जो बॉक्स आइटम तैयार हुआ ना, ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में, एग्जाम में आपको मजा देगा, यानी जो इंपॉर्टेंट है सब आपको बता दिया गया है। ठीक है, फिर आता है हड़प्पा सभ्यता, सेम इसी पैटर्न पर बताने की जरूरत नहीं, देख सकते हैं आप। फिर अर्ली वैदिक यानी ऋग्वैदिक काल, सेम इसी पैटर्न पर।
फिर लेटर वैदिक एरा सेम इसी पैटर्न पर, फिर जैन एवं बौद्ध धर्म सेम इसी पैटर्न पर, फिर आता है टेरिटोरियल स्टेट एंड फर्स्ट मगध एम्पायर। ठीक है, तो जो एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चन है, विनीता का बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया कि सर इतना पढ़ तो लेंगे, याद कैसे रहेगा? तो बेटा आईएएस बनने का सपना छोड़ दो। मैं तो सीधा एक ही बात बोलता हूं, आईएएस बनने का सपना ही स्किप कर दो। जो बच्चे आज सिलेक्ट हैं वो बड़ा उदास होके आते थे मेरे पास कि सर मन नहीं लग रहा है, तो उनको भी एक ही बात बोलता था, या सर इतना नहीं हो पाएगा, कि बेटा स्वर्गिक जीवन जीने जा रहे हो। अगर आप इंडिया में हो और आप बहुत बड़े बिजनेसमैन के बेटे नहीं हो, बेटी नहीं हो, तो आईएएस स्वर्गीय जीवन है, स्वर्गिक जीवन है, माफी चाहूंगा, स्वर्गिक। आप लोग कभी नहीं समझोगे। बड़ा आसान होता है अपने मन को मना लेना, अरे कोई बात नहीं यार, आईएएस थोड़े सब तो है, करप्ट होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। वो आपकी अपनी बात है, वो आपकी अपनी मनगढ़ंत बात है, उससे मैं सपोर्ट नहीं करता हूं। विश्वास करिएगा, चूंकि आप उस फील्ड में, इसलिए कह रहा हूं, उससे बड़ा कुछ नहीं है पूरे जिले में। आप ट्रस्ट करिए कि मतलब इतने डिपार्टमेंट होते हैं, जा खड़ा होना है बस ऐसे मुस्कुराते हुए। तो बेटा उतने के लिए इतना तो याद करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आप सामान्य इंसान की तरह आप भी जिए, सभी जी रहे हैं, क्या दिक्कत? हम भी जी रहे हैं, हम भी सामान्य इंसान ही है। हाँ, मास्टर है तो थोड़ा दिल से सुकून होता है कि डेली कम से कम सैकड़ों बच्चों को, हजारों बच्चों की लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज ला रहे हैं। वो एक दिल से सुकून होता है कि चल यार, कम से कम एक अच्छा काम ईश्वर ने अपने हाथों से कराया है, करा रहे हैं, इनका बड़ा एहसान है। बाकी बेटा कुछ है नहीं इस चीज को। तो इसलिए आपको कीमत चुकानी है, अगर आप चुका पाए तो। ये मैंने सारा आपको दे दिया है, आज आप इस पर पढ़ेंगे, कल फिर हम लोग इस पर विस्तार से डिस्कस करेंगे। 1 घंटा ही क्लास आपकी होनी चाहिए, जिससे कि आप मैक्सिमम समय नहीं नहीं बेटा, ये बुक भी पढ़नी है, एनसीईआरटी आप सबको पढ़ के जाना है, ये याद रखिएगा। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो फिर आपका नुकसान है। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं तो ये आपका नुकसान है। 1 मिनट में इंग्लिश वालों को भी दिखा दूं, नहीं तो बच्चों को लगेगा कि ठीक है। ये बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले, ये आपके लिए भी सेम, ठीक है ना, सारा पूरा का पूरा सेम उसी प्रकार से है, तो आपको परेशान नहीं होना। आरती सिंह, मैं ऐसा कोई भी दावा नहीं करूंगा कि जो मैं नोट्स दे रहा हूं वही इनफ है। मैं अच्छी किताबें पढ़ाता हूं, अच्छे ढंग से पढ़ाता हूं। अब यूपीएससी क्या पूछता है वो एक अलग चीज है। हाँ, यहां से पढ़ेंगे तो जो मैंने कहा कि 15 में से 7-8 क्वेश्चन आप सीधे सीधे पा जाएंगे, ठीक है। एक ये एनसीईआरटी की बात हो रही। हाँ, बाकी जो हमारे नोट्स हमारी क्लास में दिए गए हैं पिछले, आप जा करके देखेंगे तो ऑब्वियस 100% क्वेश्चन आएंगे। और अगर आप चाहेंगे तो 100% के लिए मैं आपको एक रास्ता बताता हूं, सबको बताता हूं, सुन लीजिए लास्ट बात। मेरे पास ऐसा एक फाइल है, बच्चे एग्री भी करेंगे, जिसमें कम से कम 500-600 पेज हैं एंशिएंट इंडिया के। क्यों बच्चों, है कि नहीं है? वो मैं शेयर कर रहा हूं क्योंकि मुझे करना पड़ेगा, अदरवाइज आप ही लोग कल को क्वेश्चन भी उठाओगे कि आपने कम पढ़ाया तो क्वेश्चन सर आया नहीं। मैं एक नोट्स दे रहा हूं जिसमें लगभग 600-700 पेज होगा। क्यों बच्चों, है कि नहीं? एक बार हाँ देख लीजिए, स्टार्ट हो गया कमेंट आना। आप चूंकि बाद में कनेक्ट हैं, पढ़िए आप उसको, उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा, मेरी गारंटी। पढ़िए आप उसको। लेकिन अब आप सोचिए कि 600 पेज पढ़ के आप इतना फैक्ट हो उसमें, मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं। लेकिन वो बेटा केवल आपको फेल कराने के लिए। आप कहेंगे फिर क्यों शेयर करें, मजबूरी है, नहीं करेंगे तो आप ही सुना देंगे। कम पढ़ो। जब रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है तो आप देखो कैसे अपने आप को हल्का करता जाता है। नेगेटिव मार्किंग है, सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने नहीं है, तो फर्स्ट राउंड में 50 क्वेश्चन का टारगेट रखो, ये मैंने रख दिया है। तो आप इकोनॉमिक्स पढ़ो, पॉलिटी पढ़ो, इन्वायरमेंट पढ़ो, 3 सब्जेक्ट को खा पी के पचा डालो, दैट्स इट।
ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू, बाय। और कल मिलते हैं। कल पूरा एंशिएंट इंडिया आज आपने ऐसे देखा कंटेंट के रूप में, अब पूरा एंशिएंट इंडिया यहां आप देखेंगे एक फ्लो चार्ट के रूप में, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। यानी कल की क्लास का लेवल अलग होने वाला है, जिसमें सभी सब्जेक्ट आप एक कथावाचक सुनील से सुनेंगे। जैसे आप सबको एक बार बताना, सत्संग पसंद है? सत्संग एक बार सब बताओ, तब कल तब मुझसे और लगाव बढ़ेगा, नहीं तो लगेगा कि यार सत्संग पसंद है। ठीक है, कल आप जिस सुनील से मिलेंगे तो कल सत्संग स्टाइल में ही सारा कंटेंट लिख बैठूंगा, एग्री करते हैं, और बैठ जाऊंगा ऐसे ही। पाषाण काल, स्टोन एज, सत्संग शुरू होगा। ये पॉसिबल है, ये मत समझना हवा हवाई बोल रहा हूं। जैसे आप संस्कार चैनल वगैरह देखते होंगे, आस्था चैनल, सेम वैसे ही दिस इज पॉसिबल। पीछे स्क्रीन चलेगी जिसमें ऐसे ऐसे निकलता रहेगा, और मैं बैठ करके पूरा ओवरऑल एक लेक्चर कर दूंगा। हो सकता है कि टाइम भी लगे, कल हो सकता है परसों भी लगे, ठीक है, क्योंकि एक बार मुझे हर एक चैप्टर आपको समझा देना, फैक्ट आपने पढ़ना है, कॉन्सेप्ट मैं सब क्लियर करा दूंगा। और एक ही कितने 4 या 5 चार्ट बनेंगे, जो ओल्ड बच्चे उनको पता भी होगा, 4 या 5 चार्ट बनाऊंगा, पूरा प्रीलिम्स उसी के अंदर आपको समेटना है, यानी पढ़ते समय उन्हीं चार्ट में कंटेंट डालना है, बस, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच। 12:30 बजे ज्योग्राफी एनवायरमेंट ओरिएंटेशन और 2 बजे सी सेट ओरिएंटेशन, ठीक है, बाय, थैंक यू।